वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, जो मेनली अपने पास दो हैं, जिसमें अपने पास सिलेबस के अकॉर्डिंग दो ही काउंट होते हैं। तो मुझे बताओ, आज जो लैब्स में मैंने देखे तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, आई थिंक वो NEPS में है, तो वो दिखा नहीं पाऊंगा मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली, ये स्क्रू गेज, फिर अपने पास वर्नियर कैलिपर ये वगैरह, बट मैं लेके आता हूँ, जैसे NEPS में मुझे मिलता है मैं वहां से लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। हाँ, तो हमने कल पढ़ा वर्नियर कैलिपर के बारे में, थोड़ा स्क्रू गेज के बारे में तो बच्चे क्या अपने को वो समझ आया? वीडियो वगैरह देख के आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने आपको एक PDF फाइल भी शेयर की थी जिसमें आपको डायग्राम बना हुआ है दोनों का, उसका लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना, रीडिंग्स कैसे मेजर करना, वो सब चीजें मिली होगी आप लोगों को। यस, PDF फाइल मिली थी क्या बेटा सबको? भूमि बेटा चेक की थी ग्रुप में PDF फाइल? यस सर। तो देखा उसमें जो चीजें हमने कल पढ़ी वो डायग्राम्स वगैरह सब बने हुए थे, क्योंकि अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक में ये चीज नहीं दे रखी है। NCERT में अपने पास ये दोनों चीजें नहीं गिवन। लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे जीरो एरर। तो जीरो एरर क्या होती है कि जब मेरे पास जो जीरो है, वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल जीरो दोनों आपस में कोइंसाइड ना करे, तो उसको बोलते थे जीरो एरर। वो जीरो में भी राइट साइड में भी जा सकती है और में भी लेफ्ट साइड में भी जा सकती है उसकी मेन स्केल से। तो अगर राइट में जा रही थी बच्चे तो उसको हम बोलते थे पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर वो लेफ्ट में चली गई तो उसको बोलते थे हम नेगेटिव जीरो एरर। तो याद है कुछ नेगेटिव जीरो एरर वाला कुछ कर रहे थे हम लोग कल, वो बीच में ही रह गया था। हाँ बेटा, याद आया? बच्चे बोलो, हाँ ना बोलो भाई, देखो ऐसे नहीं होता। यस सर। तो बच्चे पॉजिटिव जीरो एरर तो डायरेक्टली हो जाता था, वो जितने टर्म्स में मिला उसको मैं मल्टीप्लाई किया लिस्ट काउंट से, मेरी वैल्यू आ जाती थी। बट नेगेटिव जीरो एरर ऐसे नहीं आता। नेगेटिव जीरो एरर में अपना जो थोड़ा सा पार्ट रह गया था वो था क्या, देखना इधर अपना मेन स्केल की जीरो, ठीक है, और वर्नियर स्केल की जीरो मेरी थोड़ी लेफ्ट साइड में। किसकी बात कर रहे हैं हम? नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर की बात कर रहे हैं। उसको फाइंड कैसे करते हैं बच्चे? वो फॉर्मूला अपना रह गया था कल। ये लो, देखो अपनी जीरो लेफ्ट साइड में चली गई ना बच्चे, दिख रहा है? क्लियर है सबको? बेटा वीडियो क्लियर है, दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो बेटा अब देखो इसकी जीरो जो है मेन स्केल से थोड़ा पीछे लेफ्ट की तरफ चली गई। क्या हो गया बच्चे? लेफ्ट की तरफ चली गई, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अब फाइंड करते हैं अपने पास कि अब पहले तो देखना कि कितनी वैल्यू पीछे गई, मैं क्या जोड़ू, जो मेरा आंसर आएगा ना उसमें मुझे इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मुझे चाहिए ना कितना पीछे, इसका थोड़ा सा कितना है ये वैल्यू। तो सबसे पहले इसके लिए हम निकालेंगे बच्चे डिफरेंस। डिफरेंस, वो डिफरेंस जो मुझे जोड़ना है उसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, number of divisions on vernier scale minus coinciding digit, coinciding digit, coinciding digit कौन सा? वर्नियर स्केल का, या मैं बोल दूं coinciding वर्नियर स्केल डिवीजन बोल दूं। अब भाई इनमें से अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला मुझे ये लग रहा है कि जैसे थोड़ा कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है, ये 7 वाला। इसके पीछे खिसकने के बाद जो वाला डिजिट अपना कोइंसाइड करता है वो देखना पड़ेगा कितना।
तो कितना हो गया बच्चे देखना, नंबर ऑफ डिवीजन तो 10 थे, 7 वाला इसे कोइंसाइड कर रहा है, तो 10 - 7 = 3, तो डिफरेंस आया 3 का। अब पूछे कि नेगेटिव जीरो एरर है कितनी। अब बताऊं नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर इक्वल्स टू ये 3, ये डिफरेंस, अब मुझे डिफरेंस लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना बच्चे लिस्ट काउंट से, डिफरेंस इनटू लिस्ट काउंट। तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस आया बच्चे मेरा 0.01 यानी कि 0.03 सेंटीमीटर का मेरा डिफरेंस है। और अब ये क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव जीरो एरर जो है इसको हमें ऐड करने पड़ेगा मेन रीडिंग के अंदर। तो लिखेंगे इसमें नेगेटिव जीरो एरर is added in the main reading, जो मेन रीडिंग हम मेजर की उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। ये देखो बच्चे एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर दोनों को एक बार कंपेयर करो, आपने लिखा हुआ है, दोनों को कंपेयर करके देखो, उसमें ऐसा कोई डिफरेंस का नाम नहीं था। उसमें बोला कि कितना राइट में गई, जो मैच करता है वो इनटू लिस्ट काउंट उतनी वैल्यू ऐड कर माइनस करनी है डायरेक्ट, उसमें डायरेक्ट ये था। बट यहाँ पे मुझे डिफरेंस लेने का है बच्चे, कितना गया, ये इतना ही तो डिफरेंस बचा ना, तो ये डिफरेंस है, कितना उसने डिफरेंस दिया। नोट करें सब बच्चे। हाँ बच्चे सबने नोट कर ली, नोट कर लिया सबने? यस, ओके गुड। बच्चे ये था अपना चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आप आज अपनी एरर एनालिसिस कंप्लीट हो गया है बच्चे, आज अपना एरर एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मेजरमेंट का जो अपना चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, टुडे ये कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 2। आज अपने पास चैप्टर नंबर 2 ये है कि मुझे सब कुछ पढ़ा है, सब मुझे पता है। अब आप लोग जो एक्सरसाइज अपने पास गिवन है एनसीईआरटी की बच्चे, वो पूरी एक्सरसाइज करेंगे सब लोग। कल मेरे पास होमवर्क देखना कितने बच्चों का आया, मुझे पता है होमवर्क नहीं आ रहा है, बट आज मुझे सबका होमवर्क चाहिए, और वो भी टाइमली 6 o'clock तक मुझे सबका होमवर्क मिल जाना चाहिए बच्चे। सबका होमवर्क 6 o'clock तक सबका होमवर्क आ जाना चाहिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज उतनी 100% सोल्व नहीं होगी नहीं है, बट मिनिमम 50% क्वेश्चन उसके सोल्व होने चाहिए। डन? यस स्टूडेंट्स, एवरीवन? बच्चे क्लियर है सबके लिए? यस सर। यस सर। यस सर। मेरे पास अटेंडेंस ले रहा हूं, मैं देख रहा हूं कौन कौन है जो नहीं करेगा। ओके चलो जी, ये तो था। अब एक बार पूरा मैं रिवाइज कर दूं क्या, चैप्टर नंबर 2 एक बार देख लेते क्या पढ़ा मैंने। एक बार सब लोग मेरे साथ पूछूंगा, वो साथ साथ बताते रहेंगे, ठीक है ना? रेडी? एवरीवन रेडी? यस बोलो रे, हाँ ना? यस सर। चलो जी, अपना चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोई तो क्वांटिटी थी जिसको मेजर कर सके, उसको बोलते थे फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजरेबल। अब सबसे पहले कुछ फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज बनाई गई। निहार, देयर आर हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज? हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? 7। 7। कृष्णा फटाफट नाम बताओ मुझे। कृष्णा, नेम ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जितने आते हैं जल्दी जल्दी। अरे आप स्टार्ट।
कृष्णा नोटबुक खोलने में इतना टाइम लगता है? चलो टाइम ओवर। जानवी, जानवी Yes, sir. बेटा, Sir, 7 फंडामेंटल time, क्वांटिटीज। यस, time, mass, length, thermodynamic temperature, current, luminous intensity, and amount of substance. वेरी गुड। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्यों बोला? बिकॉज ये एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं हो सकती, ये इससे छोटी नहीं हो सकती। मींस ये क्वांटिटी एक अपने आप में इकलौती है। ठीक है ना? मैं मास को लेंथ नहीं बना सकता, लेंथ से टाइम नहीं बना सकता, टाइम से करंट नहीं बना सकता, ये सारी चीजें अलग अलग है। तो इनको बेसिक क्वांटिटी बोला गया, 7 बेसिक क्वांटिटी। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऑल्सो। भूमि, व्हाट आर द 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? Yes, sir. Plane angle and solid angle. Unit of plane angle? Radian. And solid angle? Steradian. Yes, good. ये अपने पास स्टीरेडियन हो गया। तो 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री, टोटल 9 क्वांटिटीज है। अब इन क्वांटिटीज की हेल्प से वी कैन डिराइव एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप इन 7 क्वांटिटी प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव कर सकते हो। उनको नाम दिया गया बच्चे डिराइव्ड क्वांटिटी, लाइक एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ भी डिराइव कर सकते हो आप इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से। डन, उनको नाम दिया गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जो इसमें से जो मेन मेरी 3 क्वांटिटी है, फंडामेंटल, मास, लेंथ एंड टाइम, इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा कि मास को कैसे मेजर कर सकते हैं, लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं एंड टाइम को कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मास की। तो मास को अगर हमने मेजरमेंट की बात की तो मास में हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या होता है, एक तो ग्रेविटेशनल मास या इनर्शियल मास। ठीक है, तो एक तो फिजिकल बैलेंस, जो तराजू होती है अपनी, फिजिकली बैलेंस होता है। एक इनर्शियल बैलेंस, याद करो स्प्रिंग बैलेंस था ना एक, सॉरी स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग लगा उसमें नीचे की तरफ खींचते हैं ऐसे। ठीक है, एक और था इनर्शियल बैलेंस, वो एक टेबल के साथ एक क्लैंप किया और फिर को ऐसे ऑसिलेट करे, जहां रखूंगा जितना ऑसिलेट करेगा। तो 3 थे मास को मेजर करने के 3 मेथड, फिजिकल, इनर्शियल बैलेंस एंड स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है तीनों? ठीक है बच्चे, थोड़ी थोड़ी थ्योरी थी उसमें, क्योंकि उससे इतना सिखाने वाला नहीं है, बस पता होना चाहिए क्यों तक है। ओके, फिर आते हैं हम लोग लेंथ पे। लेंथ की रेंज भी बहुत है कि हमने स्टार गैलेक्सी का डिस्टेंस, स्टार का डिस्टेंस हमने मेजर किया हुआ है, एक छोटे छोटे न्यूक्लियस का डिस्टेंस हमने मेजर किया, उसका डायमीटर मेजर किया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि उसकी रेंज बहुत बड़ी और बहुत छोटी रेंज, वाइड रेंज में लेंथ को हम काउंट करते हैं। तो उसको मेजर करने के 2 मेथड्स हैं, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड्स वो जैसे मैंने टेप लगाया 1 मीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, डायरेक्टली जिस चीज को मेजर कर सकूं विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट इंस्ट्रूमेंट, मीटर स्केल, अपना वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, इनकी हेल्प से मैं डायरेक्टली जिस चीज को मेजर कर सकूं उनको बोलते हैं बच्चे डायरेक्ट मेथड। नाउ आते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब कोई आपसे बोले मैं आपको 100 मीटर का एक टेप देता हूं और मैं बोलता हूं यहां से अहमदाबाद का डिस्टेंस मेजर करो, इट इज नॉट फिजिबल विद दिस 100 मीटर स्केल और 100 मीटर टेप। तो हम क्या करते हैं उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड, यहां से स्टार का डिस्टेंस निकालना है, सन का डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चे एक मेथड आया था पैरेलैक्स मेथड, आई थिंक यू ऑल नो पैरेलैक्स मेथड। 2 पॉइंट के बीच के एंगल बनाया गया, यहाँ अर्थ से ये जो स्टार है, एक यहाँ से एंगल ए से, एक यहाँ से बी से एंगल, दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, तो ये थीटा मैं निकाल लेता हूं और ये मुझे पता है डिस्टेंस डी, स्मॉल डी, ये कैपिटल डी निकाल सकता हूं। याद आया? थीटा इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, तो डी इक्वल्स टू डी बाई थीटा। ये अपना फॉर्मूला था पैरेलैक्स मेथड का। यस और नो? यस स्टूडेंट्स? Yes. तो पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से हम किसी भी
डिस्टेंट स्टार का, प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर कर सकते, प्लस उसका डायमीटर भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसी भी प्लेनेट का डायमीटर निकालना है तो विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड वी कैन फाइंड। ये तो था लार्जर डिस्टेंस। फिर बात है थी स्मॉलर डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस अगर मेजर करना हो तो क्या करो। हमने एक ओलेइक एसिड लिया था, उसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ाई कि 500 में 1 ओलेइक एसिड बचे, तो उसको फिर हमने एक वाटर के ऊपर एक पाउडर यूज किया, लेकोसाइड करके आई थिंक, उसके ऊपर एक लेयर बनाई पतली सी किसकी, ओलेइक एसिड वाले कंसंट्रेशन की, मिक्सचर की। अल्कोहल वहां से इवोपरेट हो गया, बचा ओनली ओलेइक एसिड, तो उसकी थिकनेस निकाल के हम बता सकते हैं। उसका एक जो साइज है इसका बच्चे, उसका जो छोटा सा साइज है एटम का, तो हम उस एटम का 10⁻⁻8 -9 तक का साइज निकाल सकते हैं। वो था इनडायरेक्ट मेथड, बोथ आर नोन एज इनडायरेक्ट मेथड। क्या फाइंड आउट करने के लेंथ के लिए। नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। अरे टाइम को कैसे कैसे मेजर कर सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, सीजियम क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक जिसको बोलते थे। याद आया अपने इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे मेजर किया जाता है और कहां से मेजर किया जाता है बच्चे, कौन बताएगा। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अभिषेक। सर दिल्ली में मेजर किया जाता है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। यस, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, वहां पे उसको मेजर किया जाता है। कौन सी क्लॉक यूज की है वहां पे, सीजियम क्लॉक, सीजियम एटॉमिक क्लॉक यूज की है। उसकी हेल्प से वो पूरे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन करते हैं। दिस इज IST, ठीक है। जो हम आज टाइम देख रहे हैं वो वहीं से अपने पास डिफाइंड है। ओके, तो ये था अपने पास कुछ रिलेटेड टाइम की कैलकुलेशन से। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चे। यस एवरीवन, बताओ जरा क्या पढ़ा। डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, व्हाट इज डायमेंशन। जील, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यस जल्दी जल्दी। Dimensions are the parts to which fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity. यस वेरी गुड। किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल यूनिट किस पावर्स में यूज हुए, कितनी कितनी यूज हो रही है, दैट इज नोन एज डायमेंशन। लाइक इफ वी हैव टॉक अबाउट एरिया, एरिया देयर विल बी ए लेंथ इनटू ब्रेथ, बोथ आर लेंथ, तो इट मींस L स्क्वायर, और उसको डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, तो मींस लेंथ यूज 2 times फॉर डिफाइनिंग एरिया। फॉर वॉल्यूम लेंथ यूज 3 times फॉर डिफाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो मींस किसी भी ऑब्जेक्ट ड्राइव्ड क्वांटिटी की अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी, हाउ मच पावर हैज टू बी रेज्ड, कितनी पावर्स में वो रेज की गई कि वो क्वांटिटी मुझे डिफाइन हो जाए, ठीक है। दैट इज नोन एज डायमेंशन। अब बात आती है डायमेंशन के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट वगैरह, इन सब को अगर मैं कैपिटल लेटर्स में और एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दूं तो उसको बोलते थे डायमेंशनल फॉर्मूला। बच्चे फोर्स का बताएगा मुझे कौन, शिवांशी, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ बेटा जल्दी से जल्दी। फोर्स का शिवांशी, शिवांशी बेटा आवाज आ रही है बेटा। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। Sir, F equals to m into L की पावर 1 और T2 P2। minus 2। यस, मैंने आपको कितनी बार याद कराया है, ये तो अपने को माइंड में रहना ही चाहिए। M1 L1 T minus 2, M1 L1 T minus 2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। और अगर इसके सामने मैं F भी लिख दूं ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे, तो दिस इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड मिले उसको बोलते डायमेंशनल इक्वेशन। और ओनली अगर ये वाली पार्ट मुझे मिले तो दैट्स नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, हमने बहुत सी इक्वेशंस के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले। यस निहार,
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, जल्दी से बता दे। देख यस छोटा सा है सर, M1L2 T-2। ओके गुड। सार्थक, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सार्थक, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। M1L2 Yes. T-2। ओके गुड। संबिता, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। संबिता, श्वेता, सॉरी श्वेता, श्वेता, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बताओ बेटा। श्वेता, आवाज आ रही है? श्वेता नहीं आ रही। सिद्धार्थ, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। सर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैंने कुछ याद दिलाए थे लास्ट टाइम जब अपना 230 वाला लेक्चर था, मैंने कुछ आपको याद कराया था बच्चे। डायमेंशन इतनी 15-20 अपने को याद रहनी चाहिए। भूमि, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस। भूमि, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा। Yes, sir. M1L-2 T-2। क्या बोला? स्ट्रेस किसके बराबर होता है? M1L-1 T-2। M1L-1 T-2। अभिषेक, क्या ये ठीक है? अभिषेक, अभिषेक, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला। जानवी, Yes, sir. किसके बराबर होता है स्ट्रेस? कोई और क्वांटिटी है जिसके बराबर बोल सकते? L-1 T-2। अरे किसके बराबर होता है ये पूछ रहा हूँ। Yes, sir. प्रेशर। गुड, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं बच्चे। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन? ये डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस करने का एप्लीकेशन क्या मिला? नंबर 1, वी कैन चेक वेदर एनी इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग। कोई इक्वेशन अगर अपने पास गिवन है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो इक्वेशन राइट है, अगर सेम नहीं है तो इक्वेशन राइट नहीं है। किसी भी इक्वेशन की राइटनेस यानी कि राइट और रॉन्ग चेक कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। सेकंड वन, हम कोई भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। वी कैन डिराइव एनी इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अगर हमें बताते ए ऑब्जेक्ट बी पे डिपेंड करता है, सी पे करता है और डी पे करता है, देन वी कैन डिराइव द इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन ए बी सी डी। हम उसमें रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। नंबर 3, डायमेंशनल एनालिसिस ऑल्सो यूज्ड फॉर यूनिट कन्वर्जन। अगर मुझे एसआई से सीजीएस यूनिट कन्वर्ट करना है, सीजीएस से एसआई यूनिट कन्वर्ट करना है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते थे बच्चे? N1 U1 equals to N2 U2. N1 N2 are the number, U1 U2 are the unit system. अगर ये SI है, ये CGS है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे। याद आया सबको? हाँ बच्चे, याद है थोड़ा बहुत? Yes, sir. गुड गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद आया था बच्चे इसकी लिमिटेशन। कौन बताएगा मुझे इसकी लिमिटेशन? बेटा कौन बताएगा? यस, अभिषेक।
what are the limitations of dimensional analysis? Sir, in dimensional analysis, we cannot check formulas which have addition or subtraction sign in between. Okay, good. इसी में addition और Sir, we subtraction? can also not check constants also. Okay, good. जो कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता। अगर कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनानी हो जिसमें प्लस ऐड हो रहा हो, दो टर्म्स ऐड हो रही हो, मोर देन 2 टर्म्स में कोई डिपेंडेंसी आ रही हो, तो उसमें ये चीज फेल हो जाती है, डायमेंशनल एनालिसिस वहां पे काम नहीं करता। तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आवर एरर एनालिसिस। एरर मीन्स देयर आर 2 values, which one is actual value or true value and second one is measured value। एक तो कोई ऑब्जेक्ट हम लेके आते हैं, कुछ भी वैल्यू लेके आते हैं, तो बच्चे जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो उसके ऊपर मेंशन रहती है, तो उस एक्चुअल वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। एंड सेकंड वन इज नोन एज मेजर्ड, जो हम मेजर करते हैं। तो जो मेजर करते हैं ऑलवेज वो थोड़ा सा डिफर करती है ट्रू वैल्यू से, जो डिफरेंस आया उसी को एरर बोलते हैं बच्चे। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि एरर्स के टाइप कितने हैं। एरर के मेनली तो 2 टाइप से होते हैं, एक सिस्टमेटिक एंड सेकंड वन रैंडम। थर्ड वन हम पढ़ लेते हैं, बस वो केयरलेसनेस की वजह से है। क्या नाम बोलते हैं बच्चे उसको? थर्ड वन पर्सनल ग्रोथ एरर। पर्सनल एरर तो इसमें आ जाएगी रे। अब जो सिस्टमेटिक एरर कौन सी होती है? द एरर विच कोज ऑलरेडी नोन टू अस। ऐसा एरर जिसका कोज हमें ऑलरेडी पता है, जो हम जानते हैं किस वजह से हो रही है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं बच्चे, इसके याद है कुछ सिस्टमेटिक एरर में? इंस्ट्रूमेंटल एरर। हाँ बेटा, भूमि बताना जरा, सिस्टमेटिक एरर किस किस वजह से हो सकती है? Yes, sir. Instrumental error, गुड, personal error, यस, गुड, or error due to external causes. यस, एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से मेरे पर्सनल एरर, इनएक्सपीरियंस पर्सन यूज कर लूं और इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑलरेडी एरर है वो कर लूं। ठीक है, ये मुझे पता है, तो मैं डायरेक्टली उसको रेक्टिफाई कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। रैंडम एरर, निहार, व्हाट इज रैंडम एरर? Yes, sir. व्हाट इज रैंडम एरर? Sir, these are due to unknown causes and are sometimes termed as chance error. यस, ये भाई बाई चांस आ सकती है, जिसका मुझे कारण पता ही नहीं, किसी भी वजह से हो सकती है। देर कोई इसका पर्सनल रीजन ही नहीं है ना, किस वजह से हो सकती है। तो इसको कैसे रिड्यूस, हाउ इट रैंडम एरर्स विल रिड्यूस, कैसे कम कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं बच्चे, बोलो। By taking mathematical mean. Arithmetical mean ले। अर्थमेटिकल मीन नहीं, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा के फिर मीन लेता है। पहले रीडिंग्स बढ़ानी पड़ेगी। मीन तो हम 2 का भी ले सकते हैं, मीन तो 4 रीडिंग का भी होता है, बट अगर उसकी 4 की जगह 20 रीडिंग्स हो फिर मीन लिया जाए तो बेटर चांस है। मीन तो हमेशा ही लेना है, बट हमें उसकी रीडिंग्स बढ़ानी है बेटा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? बाय मेकिंग लार्जर ऑब्जर्वेशन और बाय टेकिंग many observations, many readings for that experiment, we can reduce or minimize random error। उनको कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं, लगभग कम कर देंगे। तो उसको क्या बोला गया बच्चे, रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने का, कि बाय टेकिंग और बाय मेकिंग मोर ऑब्जर्वेशन, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग्स लें। ठीक है, 10 की बजाय 20 लूं, 20 की बजाय 40 रीडिंग लूं, देन वी कैन रिड्यूस और मिनिमाइज रैंडम एरर्स। What is gross error?
व्हाट इज ग्रोस एरर? शिवांशी? Yes, Shivanshi, are you there? Yes, sir. What is gross error? सर जो हमारी खुद की पर्सनल Carelessness, mistake, इक्विपमेंट नहीं बच्चे, वो अपनी गलती है। मुझे पता है कि मैं जानबूझ के रात को सोया नहीं, फिर भी मैं सुबह परफॉर्म कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, मुझे पता मुझे नींद आ रही है, तो गलती मेरी है ना, मैं केयरलेसनेस हूँ, मैंने उसको हल्के में लिया, मिस्टेक कर रहा हूँ, तो वो होती है बच्चे ग्रोस एरर, और इसको मिस्टेक भी बोल देते हैं। डन। चलिए अब इसके बाद कुछ टर्म्स आई थी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं। एक टर्म आई थी अपने पास एब्सोल्यूट एरर, याद है? एब्सोल्यूट एरर। जितनी रीडिंग्स ली मैंने R1, R2, R3, R4 एंड R5, सब रीडिंग अलग अलग आई। मैं इन सब का एक एवरेज ले लेता हूं, R एवरेज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, और इसका मीन ले लूं, ये लो 5। बच्चे जो ये वैल्यू है ये लगभग ट्रू वैल्यू के बराबर आएगी, मान सकता हूं भी एक्चुअल वैल्यू यही है मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट वन रीडिंग में इसके अकॉर्डिंग कितना चेंज, सेकंड में कितना चेंज, थर्ड में कितना चेंज, उसको बोला गया एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा R1 रीडिंग नंबर 1 में जो एरर आई वो R एवरेज माइनस R1, सेकंड में जो एब्सोल्यूट एरर आई सेकंड रीडिंग में R एवरेज माइनस R2, S R3 में R4 एंड R5। हर रीडिंग के अंदर जो अलग अलग एरर्स आ रही है बच्चे, उनको बोला गया एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, हर रीडिंग की अलग अलग एरर को बोल दिया एब्सोल्यूट एरर। नाउ वी हैव टू मेक ए सिंगल एरर। अब सबकी अलग अलग एरर ना लेके मैं एक कॉमन एरर लेना चाहता हूं, तो फिर क्या कर दूं मैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। इन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लूं। क्या ले लूं बच्चे? मीन एब्सोल्यूट एरर। वो क्या हुआ? डेल्टा R का एवरेज या M लिख दूं तो चलेगा ना? डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, डेल्टा R4, डेल्टा R5 डिवाइड बाई 5। यस, क्लियर बच्चे? ये आया अपना मीन एब्सोल्यूट एरर। हाँ, अब मैं कह सकता हूं इतनी एरर है, इतनी एरर। अब अगर कोई आपसे रीडिंग पूछे कि R की वैल्यू क्या आई, अपना आंसर क्या आया, तो आप लिखोगे R एवरेज प्लस माइनस डेल्टा R एवरेज। और ये जो जोड़ा गया बच्चे, इन सबको प्लस करके जोड़ा गया, इसमें कभी भी नेगेटिव साइन यूज नहीं हुआ। ये हो सकता है प्लस माइनस आए, लेकिन एवरेज निकालते समय सबको ऐड करना है, कोई माइनस नहीं रखना है। तो ये तो आई थी अपने पास रीडिंग, दिस इज एक्चुअल। मैं रीडिंग लिखूं। अब कोई पूछ ले रिलेटिव एरर, एक नई टर्म आई इसमें, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या थी बच्चे? डेल्टा R एवरेज डिवाइड बाई R एवरेज इज नोन एज रिलेटिव एरर। और अगर मैं इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, रिलेटिव एरर के अलावा इसको कई बार नाम लिखा जाता है बुक्स में फ्रैक्शनल एरर। तो बच्चे यही है, 1 के बाद 2 ऊपर नीचे दे रखा, फ्रैक्शन दे रखा, फ्रैक्शनल एरर। एक आता है टर्म इसमें परसेंटेज एरर, ऑल नो परसेंटेज एरर। R एवरेज, डेल्टा R एवरेज डिवाइड बाई R एवरेज इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, रिलेटिव को बन जाएगी कौन सी बच्चे? परसेंटेज एरर। डन बच्चे, ये याद है सबको? हुआ एक रिवीजन अपना? यस, बोलो। यस सर। बोल दो। हाँ, अब ये तो आ गया। अब बात आती थी एरर को जब मैं
किसी को मल्टीप्लाई करूं, दो वैल्यूज को ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, डिवाइड करूं, तो एरर का क्या होगा? एरर कैसे जोड़ेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे हमें एक सिंगल एरर बनाएंगे दो अलग अलग रीडिंग से? तो बच्चे एरर हमेशा हमेशा ऐड होती है, गलतियां कभी माइनस नहीं होती है, गलतियां हमेशा जुड़ती है। तो आप दो वैल्यूज को आइदर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, एरर ऑलवेज विल बी एडेड, एरर हमेशा ऐड होगी। ये माइंड में क्लियर है ना? एरर हमेशा ऐड होगी, कभी माइनस नहीं होती। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो खत्म हो गया। अब बात आती थी अपने पास मल्टीप्लीकेशन में क्या किया जाए। मल्टीप्लीकेशन में मैं कैसे एरर्स को करूं? चलिए बच्चे, तो दो वैल्यू मान लो अपने पास r इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो बच्चे इसमें जो एरर आएगी डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो डेल्टा आर की अगर कोई वैल्यू पूछ ले कितनी, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू आर। ये डेल्टा आर की वैल्यू आ गई भाई, देखो, यानी कि एरर आ गई। अब ये एवरेज मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, अब यहाँ पे एवरेज नहीं लिखा, यहाँ एवरेज नहीं, सब जगह एवरेज नहीं लिखा, लेकिन एवरेज है वही टर्म एवरेज वाली दे रखी सामने वाले ने अगर रीडिंग दी है तो, ठीक है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं। तो बच्चे ये तो हो गया डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। अब अगर इसकी जगह वो कहते कि मेरे पास तो आर इक्वल टू ए बाई बी था, वी हैव आर इक्वल टू ए बाई बी, फिर क्या करें? मैं इसको आर इक्वल टू ए बी को ऊपर ले जाऊं, -1 लिख दूं, बी का इनवर्स लिख दूं, चलेगा ना? तो बच्चे सेम वही, इसमें भी माइनस साइन है, इसका कोई लेना देना नहीं, हमेशा एरर फिर ऐड करना, डेल्टा ए बाई ए। देखो मल्टीप्लाई होंगे ना दोनों, अब ये -1 आगे आ जाएगा, तो -1 हो जाना चाहिए, लेकिन माइनस होता नहीं एरर में कभी, तो डेल्टा बी बाई बी। ये लो, डिवीजन में भी ऐसे ही काम आना है। अब बात आती है फैक्टर्स में, पावर में अगर कोई वैल्यू दे रखी हो लाइक दिस r इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बच्चे इसको कैसे लिखा जाए? डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू 2 आगे आ गया डेल्टा ए बाई ए। अगर किसी ने लिख दिया ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर ऊपर जाएगा -2, लेकिन लिखा कैसे जाएगा? प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है बेटा, ये किए थे हमने, टर्म्स पढ़ी थी। Yes, sir. हाँ जी, तो इस तरह से एरर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन और पावर्स में काउंट किया जाता है। यस और नो? हाँ बेटा, बोलो, हाँ ना तो बोलो।
बच्चे नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा साइन आउट हो गया था, रिकनेक्ट होने में टाइम लगा। अब नेटवर्क इशू ना। ऑडियो क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा, मिल रहा है सबको? Yes, sir. Yes, तो हमने sir. एरर तक की बात की। एरर के बाद एरर के अंदर ही हमने पढ़े थे मेजरिंग के लिए, और उसमें एरर चेक करने के लिए हमने पढ़ा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। बच्चे मीटर स्केल जो होता है, जो मेरे पास जो हम यूज करते हैं, उस मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, द मिनिमम वैल्यू विच वी कैन मेजर फ्रॉम ए मीटर स्केल इज नोन एज लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। तो कितनी थी अपनी मीटर स्केल का लिस्ट काउंट बेटा? मीटर स्केल का लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। फिर एक और आया, पेरी वर्नियर ने एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया 1630 में, वर्नियर कैलिपर। उसका जो लिस्ट काउंट था बच्चे 0.01 सेंटीमीटर। फिर एक और आया स्क्रू गेज, उसका लिस्ट काउंट आया 0.001 सेंटीमीटर। ओके, चलो बच्चे, इससे स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन? जानवी, जानवी बच्चे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है? Accuracy is a measure that how close our measure value is to the true value. Okay, good. And precision? Precision is about the resolution or limit of the quantity is measured. Resolution of the quantity which is measured. Okay, good. Anyone else? कोई और बताना चाहेगा बच्चे, मन में जो भी क्वेश्चन आ रही है? कृष्णा, कृष्णा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। कृष्णा गायब। ओके, नो इश्यू, कोई नहीं, चलेगा। चलो, सही बात। एक्यूरेसी क्या है कि हम देखते हैं वो वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के कितने बिल्कुल नजदीक हो, नियरर टू ट्रू वैल्यू, एक्यूरेट बोल सकते हैं। बट प्रीसाइज, हम जो उसको कैलकुलेट किए वो किस रेजुलेशन पे हमने उसको कैलकुलेट किया, मीन्स उसमें कितनी ज्यादा प्रीसीजन है कि डेसिमल, कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमने उसको यूज किया है। ठीक है, और उससे पहले अपने छोटे टर्म रह चुके बच्चे एरर एनालिसिस में, मैं भूल गया, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या रह गया? सिग्निफिकेंट फिगर, कि कितने जो फिगर्स है वो रिलायबल है, +1 अनसर्टेन डिजिट। रिलायबल +1 अनसर्टेन डिजिट, उसको बोला जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। Then there are some rules to find significant figures or measure significant figures. All the non-zero digits are significant. Number 1. Number 2, बात आती है जीरो पे। जीरो कहाँ पे हो सकते हैं? आइदर लीडिंग में हो, बीच में हो, या ट्रेलिंग पे हो। लीडिंग में आती है वो सारी की सारी नॉट सिग्निफिकेंट, डेसिमल हो या ना हो। ट्रैपिंग बीच वाली, ट्रैपिंग जीरोज, ऑल आर सिग्निफिकेंट, उसको काउंट करना पड़ेगा। बात आती है ट्रेलिंग, पीछे वाली जीरोज की। अब पीछे वाली देखना पड़ेगा डेसिमल के बाद है या बिना डेसिमल के है। अगर विद डेसिमल आ रही है तो बच्चे सिग्निफिकेंट है, विदाउट डेसिमल नॉट सिग्निफिकेंट। बट उसमें एक चीज याद रखना, कई बार आपको मैं दो वैल्यू लिख दूं, 100 and 100 kg। अब इसमें से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना बेटा? 1। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? ये ध्यान रखना, ये वैल्यू मेजर की गई है बेटा, ये वैल्यू मेजर की गई है, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट 100 तक मेजर कर रहा है। 3 वैल्यूज, अगर वो वैल्यू मेजर्ड में आती है तो काउंट कर लो, अगर सिंपल दे रखा है तो बच्चे काउंट मत करो जीरो। तो ये थे अपने पास कुछ रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी वैल्यू। एनी वैल्यूज के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स आप निकाल सकते हो। अब बात आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की। तो
एडिशन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रखे जाते हैं बच्चे, कोई बताएगा? इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं हम, क्या यूज करते हैं? लीस्ट डेसिमल प्लेसेस यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस है उसको रिजल्ट में माना जाएगा। एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो काउंट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था अपने पास ओवरव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट टाइम हम अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेज, कैलकुलेशंस, कुछ इक्वेशंस, ठीक है, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, ये हम लोग यूज करेंगे, वो पढ़ेंगे अपने पास नेक्स्ट क्लास में। फिर अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, विच इज मोशन। यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट चैप्टर, क्योंकि वो अपने क्लास 9 में आराम से पढ़ा है, वही चीजें है, बस उसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे। चलिए बच्चे अटेंडेंस लेते हैं। अभिषेक, भूमि, Sir, I am present, sir. Present, sir. ओके, दक्ष प्रेजेंट है, जानवी भी प्रेजेंट है, गील यस, एंड कृष्णा यस, निहार यस, नूरेन अब्सेंट, आई थिंक यस, नूरेन अब्सेंट, संबिता भी अब्सेंट, सार्थक प्रेजेंट, सिद्धार्थ प्रेजेंट, श्वेता प्रेजेंट, एंड रत्ना प्रेजेंट। Sir, I am present. Nurain. और कब आया नूरेन? सुबह से नहीं है, अभी आने से कोई फायदा नहीं होगा। नूरेन सुबह से नहीं है, मैं बार बार देख रहा हूं। कहां थे सुबह से? सच सच बताओ नूरेन।